हेलो स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स की सीरीज का। इससे पूर्व मैंने आपको ज्योग्राफी का और साइंस से संबंधित संभावित प्रश्नों की एक सीरीज लेकर के आया हूं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के संभावित प्रश्नों के व्याख्यान सहित सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ दिया जाएगा ताकि आगामी परीक्षा में आपके लिए काफी मदद साबित हो सके। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ प्रश्न मैं आज आपके लिए लाया हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका अपना क्रांति सर स्वराज आईएएस की ओर से। तो पहला प्रश्न की अगर हम बात करें, जैसा कि आपको दिख ही रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित संभावित प्रश्न। प्रथम प्रश्न अगर मैं इसमें बात करूं तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस सूचकांक को आर्थिक समृद्धि सूचकांक नहीं माना जाता है? नहीं माना जाता है बोल रहा है। और मैंने एक बार नहीं कई बार ये बात आपको कहा हूं कि जब कभी आपके पास ऐसा पॉइंट आए नहीं वाला या माना जाता है तो आप उसे हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइट करने से क्लियर पता चल जाता है व्हाट एक्चुअली यू हैव टू सेलेक्ट एट द लास्ट। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं माना जाता है। क्या नहीं माना जाता? आर्थिक समृद्धि सूचकांक। अब आर्थिक समृद्धि सूचकांक तो अब चार विकल्प हमारे पास दिया गया है। पहला दिया गया जीडीपी, जिसे आप जानते हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद, जो कि आर्थिक समृद्धि का एक सूचकांक ही है, ये आपको मालूम ही है ना। पूरे भारत देश के अंतर्गत जो उसकी भौगोलिक सीमाएं हैं उसके अंतर्गत जो भी अंतिम सेवाएं आप उत्पादित कर रहे हैं उसका लास्ट जो वैल्यू होता है उसे हम लेते हैं। तो ये तो आता है, लेकिन वो बोला नहीं आता है, तो फिर ये तो आपका ए ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। सेकंड आपके पास बोल रहा है जीएनपी, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो आजकल जीडीपी के स्थान पे जीएनपी का मान है। और ये जीएनपी जीडीपी से ही निकाला जाता है, अर्थात जीएनपी भी आर्थिक समृद्धि का एक सूचकांक के तौर पर लिया जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो हमें तो बोला है जो नहीं लिया जाता, तो वो भी आपका कट गया। सी अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कह रहा है प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय आप कैसे निकालते हो, याद करिए। राष्ट्र की जो आय होती है हम उसे कुल जनसंख्या से भाग देते, तब जाकर के आपके पास प्रति व्यक्ति आय पता चलता है। और प्रति व्यक्ति आय से आप यह निकाल पाते हो कि उसके पास जितनी आमदनी हो रही है उसके आधार पर उसका क्या आर्थिक विकास हो रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय को प्रमुख तौर पर आर्थिक समृद्धि सूचकांक माना ही जाता है। लेकिन हमने क्या प्रश्न में देखा, नहीं। तो आपका सी विकल्प भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। अब बचा सिर्फ डी, एचडीआई। एचडीआई क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे आप मानव विकास सूचकांक कहते हो। और इस मानव विकास सूचकांक की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलुओं को देखा जाता है। यहाँ पर मानव से संबंधित उसकी जीवन प्रत्याशा को देखा जाता है, मानव से संबंधित उसकी शिक्षा को देखा जाता है। यहाँ पर मतलब कि आप इसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कह सकते हो, आप इसे एजुकेशन कह सकते हो, आप यहाँ पे उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर को भी आप यहाँ पर मानते हो। ठीक है। तो ये जो एच डी आई है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ये फिलहाल इस आर्थिक समृद्धि सूचकांक के अंतर्गत नहीं लिया जाता। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया डी फॉर डॉग, एच डी आई। इज क्लियर? चलो ये तो अब आपके पास समझ में आ गया। बढ़ते हमारे ऐसे ही अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए सेकंड कह रहा है निम्नलिखित में किस सूचकांक ऑब्लिक सर्वेक्षण को केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी नहीं किया जाता? फिर से देख लीजिए क्या बोल रहा है, नहीं किया जाता। चार विकल्प आपके पास है। पहला विकल्प आपको ये कह रहा है कि औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, आईआईपी। और सेकंड बोल रहा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई। तो आपको पता ही है अगर हम बात आईआईपी की करें या सीपीआई की बात करें, ये दोनों ही सूचकांक जो है वो हमें केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा ही जारी किया जाता है, जिसमें कि उद्योग संबंधित और उपभोक्ताओं से संबंधित सूचकांक के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन जब आप तीसरे विकल्प में जाओगे जहां पे बात की गई है 8 कोर उद्योगों की और उससे संबंधित जो सूचकांक की बात कर, 8 कोर उद्योग जैसे कि फर्टिलाइजर यहाँ पर आ गया, बिजली से संबंधित आ गया, कोयला से संबंधित आ गए, इत्यादि इत्यादि। तो अगर हम इनकी बात करें 8 कोर उद्योगों की, तो ये जो 8 कोर उद्योग है
इनका जो संयुक्त सूचकांक है वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम द्वारा क्रियान्वयन नहीं किया जाता। तो आंसर तो ये आ गया आपके पास। अब बात उठता है कि सर फिर ये किसके द्वारा किया जाता है। अगर ये केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता, तो अगर पूछ देता कि द्वारा किया जाता तब आपको उत्तर क्या आता। तब उत्तर में आपको आना चाहिए कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इसका जो सूचकांक है वो जारी किया। ठीक है, इसके द्वारा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा और उद्योग और का संयुक्त सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। एक बार आप इसे प्रश्नों को देख लीजिए ताकि फिर मैं इसे आगे बढ़ाता हूं, है ना। काटपुर उद्योग क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा, दिस इज द आंसर माय डियर। चलिए बढ़े अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या कहता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हमारा निकल गया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन या तीसरे प्रश्न की ओर। क्या कहता है हमारा तीसरा प्रश्न, चलिए। ये लीजिए तीसरा प्रश्न। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान कब प्रारंभ किया गया। अब ये तो आपके पास सीधा सीधा फैक्चुअल बात आ गई। तो इसका उत्तर की अगर बात किया जाए तो उत्तर हमारे पास दिखाई देता है वह है ए 13 अक्टूबर 2021। अब बात उठती है कि सर आखिरकार ये भारत सरकार द्वारा यहाँ पे जो बात कही गई है प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, ये क्या है, किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो भारत सरकार है वो विशेष तौर पे जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है उनका वो और अधिक विकास करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो कई केंद्रीय मंत्रालय होंगे, कई राज्य सरकार के अंतर्गत ऐसी कई विभिन्न योजनाएं होंगी जिनका वो विकास करेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो अंतरदेशीय जलमार्ग की बात आ जाएगी इसमें। इसी में अगर हम बात करें तो एक योजना उड़ान, उसको आगे बढ़ाने की बात करेगा। कई प्रकार के जो शुष्क भूमि बंदरगाह है उनका विकास करने की बात कहता है कौन, यही प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, जो कि 13 अक्टूबर 2021 से हमें संचालित होता दिखाई देता है। एक बार आप प्रश्नों को देखिए, फिर मैं अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लाता हूं। चलिए ये क्लियर हो गया थर्ड क्वेश्चन भी। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो गति शक्ति से संबंधित आई थिंक इट्स ऑल क्लियर फॉर यू ऑल माय डियर। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति प्रबंधन मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न आपके पास दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति प्रबंधन की व्यवस्था के अंतर्गत उस अनुपात को क्या कहते हैं जिसमें बैंकों को अपनी नकदी और कुल आस्तियों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना अपेक्षित होता है। अब ऐसे प्रश्न जो है पूरे पूरा कॉन्सेप्चुअल है। आप अगर मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित अगर इकाई आप पढ़ते हो तो आपके पास इसका आंसर इजीली आप दे सकते हो। पुनः अगर मैं इस प्रश्न को पढ़ूं तो मेन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति प्रबंधन की व्यवस्था के अंतर्गत उस अनुपात को क्या कहते हैं जिसमें, ये महत्वपूर्ण है, जिसमें बैंकों को अपनी नकदी और कुल आस्तियों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना अपेक्षित होता है। अब अगर आप यहां देखोगे तो चार विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहा। पहला विकल्प आ रहा है आरक्षित नकदी निधि अनुपात। अब ये आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात की अगर बात किया जाता है तो ये आएगा कैश रिजर्व रेशियो, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और आपको मालूम है कैश रिजर्व रेशियो वह एक नकदी रहता है जो कि बैंक RBI के पास जमा करके रखता है ताकि जब कभी जरूरत पड़ती है तो वही RBI वो पैसे उसको लौटाता है। तो हमारे पास ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि क्या कहा है, जिसमें बैंकों को अपनी नकदी और कुल आस्तियों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना अपेक्षित होता है, मतलब अपने पास रखता है। तो ये तो विकल्प आपका कैंसिल हो गया। नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं तो क्या कह रहे हैं, देखो सांविधिक चल निधि अनुपात, ये दिखाई दे रहा है। अब सांविधिक चल निधि अनुपात क्या है, तो ये इसका आंसर है जिसे आप कहते हो SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो।
अब स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या है? तो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो जो है वो बैंक अपने पास नगद के तौर पर या तो पैसे रखेगा, नगद कैश रखेगा, या गोल्ड रखेगा, या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज रखता है कि अचानक अगर देनदार उसके पास आ जाए, जिनको वो देगा पैसे, उनके पैसे उनको लौटाना है, तो उसके पास वो होने चाहिए। तो ये ऐसा ला रहा है भाई, तो इसका आंसर ये आ गया। और रही बात अगर केंद्रीय बैंक आरक्षित नहीं थी, तो ये जो बैंक होते हैं अपने पास ही कुछ पैसे रखते हैं, केंद्र सरकार सॉरी केंद्रीय जो बैंक के जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है उनके द्वारा कहा जाता है कि जो कुछ पैसे वो आप अपने पास आरक्षित रखोगे, जो भविष्य में काम आता है, वो है केंद्रीय बैंक आरक्षित है। लेकिन इसमें जो आंसर है वो SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, दिस इज द आंसर। इज दिस क्लियर? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारा अगले प्रश्न की ओर। फिलहाल आप इस प्रश्न को आगे देखिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लाता हूं। चलिए हो गया, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है? मानव विकास प्रतिवेदन, यहां देखें, मानव विकास प्रतिवेदन के विभिन्न सूचकांकों में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहां देखिएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जब कभी नहीं है की बात करता है तो वह काफी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ देखिए, पहला कह रहा है स्वास्थ्य, ठीक, किससे संबंधित है? मानव विकास प्रतिवेदन, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे बात कही जा रही है। पहला कह रहा है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य से संबंधित जीवन प्रत्याशा वर्ष। तो स्वास्थ्य से संबंधित जीवन प्रत्याशा वर्ष, ये बात बिल्कुल सही कही गई है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जीवन प्रत्याशा वर्ष जो है स्वास्थ्य से संबंधित दिखाई देता है। सेकंड, वैसे ही अगर हम मानव विकास प्रतिवेदन या रिपोर्ट की अगर बात करें तो इसमें जो शिक्षा है, वो जो शिक्षा की यहाँ पे बात करता है वह भी स्कूलिंग के प्रत्याशित या औसत वर्षों की ही गणना की जाती। तो हमारा सेकंड भी सही है। मगर उसने क्या बोला, कौन सा सुमेलित नहीं है? अब हम थर्ड पढ़ लेते, थर्ड क्या कह रहे हैं, यहाँ देखो। थर्ड की अगर यहाँ पे बात किया जाए तो थर्ड कह रहा है जीवन निर्वाह स्तर। अब जीवन निर्वाह स्तर के सामने हम देखते हैं, बोल रहा है सकल घरेलू उत्पाद, तो ये तो GDP की बात कर ले रहा है, वह प्रति व्यक्ति आय। जबकि जीवन निर्वाह स्तर में ये GDP और वह या फिर और प्रति व्यक्ति आय नहीं, अपितु इसके स्थान पर जो लिया जाता है वो है जीवन निर्वाह स्तर। के सामने जो लिखना था इस प्रश्न में वो ये रहना था कि सॉरी, रहना था प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। क्या कहा मैंने? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, तब जाकर के जीवन निर्वाह स्तर से संबंधित जो युग्म होता वो हमारा सही होता। लेकिन हमें तो उससे चुनने क्या बोला? नहीं है, नहीं है चुने ने बोला, इसलिए आपका विकल्प आएगा सी। सो सी इज द आंसर। एक बार क्वेश्चन के आप आंसर को देख लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रश्न क्या कहते हैं हमारा अगला प्रश्न? देखिए, प्रश्न कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित परिवर्तन के संबंध में विचार कीजिए। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हमारे पास दिए गए हैं और उससे संबंधित बोल रहा है उपर्युक्त में से कौन सा से अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक समृद्धि को प्रदर्शित करता है, आर्थिक समृद्धि को प्रदर्शित करता है, ये पूछ रहा है। तो आर्थिक समृद्धि को कौन प्रदर्शित करता है? चलिए अब हम एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है सकल राष्ट्रीय आय में मात्रात्मक परिवर्तन, और दूसरा कह रहा है प्रति व्यक्ति आय में मात्रात्मक परिवर्तन, तृतीय कह रहा है सकल राष्ट्रीय आय में गुणात्मक परिवर्तन, और चतुर्थ कह रहा है प्रति व्यक्ति आय में गुणात्मक परिवर्तन। तो अगर आप देखोगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी स्टेटमेंट में जो अंतर आ रहा है मात्रात्मक परिवर्तन, और यहां लिख दिया गुणात्मक परिवर्तन। यहां ध्यान दीजिएगा माय डियर। और आपको पता ही है जब हम आर्थिक समृद्धि की गणना करते हैं तो 2 प्रकार के यहाँ टूल्स या उपकरण हमें दिखाई देता है, एक होता है मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। जब हम मात्रात्मक परिवर्तनों की बात करते हैं
तो वहां पे सकल राष्ट्रीय आय आएगा, प्रति व्यक्ति आएगा, इत्यादि इत्यादि सब आएंगे। लेकिन जब हम गुणात्मक की बात करते हैं तो गुणात्मक में जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ नैतिक बाध्यताएं होती है बैंकों की, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई कर्ज लेने आ रहे तो हम उसकी मार्जिन बढ़ा देंगे, इत्यादि इत्यादि ये। और जो गुणात्मक परिवर्तन होता है उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता, उसको अगर बैंक नहीं भी करते उस मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत तो उनमें किसी भी प्रकार का कोई दंड भी नहीं लगता है। जबकि मात्रात्मक जो होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, जैसे SLR, CRR, अगर मैं बात कर दूं किसकी, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इत्यादि इत्यादि, अगर मैं मौद्रिक नीति के अंतर्गत चलूं तो आपके पास सकल राष्ट्रीय आय में मात्रात्मक परिवर्तन और प्रति व्यक्ति आय में मात्रात्मक परिवर्तन, यही दो जो इसका आंसर आएगा जो उससे संबंधित है। अब हमें ऐसा विकल्प चुनना होगा जो हमें एक और दो दोनों ही दिखाए। तो आप देखिए विकल्प आपके पास ए दिखाई दे दिया, केवल एक व दो। और अगर आप पूर्ण विकल्प देखना चाहते हो तो मैं इसे थोड़ा सा स्लाइड कर देता हूं ऊपर की ओर। तो देखिए आपके पास ए एक व दो, बी दे रहा है केवल तीन और दो, आएगा नहीं, सी एक व तीन दिया गया, डी दिया गया उपयुक्त सभी, और हमारा केवल एक और दो ही आंसर था, इसलिए आप विकल्प ए के साथ जाओगे, दैट विल बी योर आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप पढ़िए थोड़ा सा, उसके पश्चात फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों का भी प्रश्न को पढ़ना बहुत अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूं लेकिन आप कितना इस चीज को समझ रहे हो, दैट विल बी द आंसर माय डियर। और वही बेहतर होता है आप लोगों के लिए कि आप पहले प्रश्नों को पढ़ लो। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, किसी अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति जीडीपी, देखो क्या कह रहा है, प्रति व्यक्ति जीडीपी मतलब प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का स्तर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। नहीं करता है बोला, नहीं करता है। प्रति व्यक्ति जीडीपी का स्तर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। अब बात उठती है कि सर पहले तो आप ये बता दो कि किसी जो कोई भी हम अर्थव्यवस्था ले तो उसमें जो आप यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति जीडीपी की जो बात करें या फिर प्रति व्यक्ति की सकल घरेलू उत्पाद की जो यहाँ पे बात हो रही है, सर क्या इससे संबंधित हमें कोई जानकारी मिल सकती, क्या होता है ये। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो आप इसे ऐसा समझिएगा कि सकल घरेलू उत्पाद को मतलब कि जीडीपी को जब जनसंख्या के आकार से विभाजित कर दिया जाता है तो आपके पास जो परिणाम प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं प्रति व्यक्ति जीडीपी या प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहा मैंने, किसी देश की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, आप उसे जनसंख्या से विभाजित कर देते हो तब आपके पास ये प्राप्त होती है। ठीक? अब जब ये प्राप्त हो रही है तो इसमें कई कारक होते हैं माइंड, कई कारक इसमें सम्मिलित हो जिस पर ये निर्भर करता है। जैसे कि एक होता है प्रति श्रमिक उत्पादकता। अब प्रति श्रमिक उत्पादकता की अगर मैं बात करूं तो प्रति श्रमिक उत्पादकता अर्थात यह वही चीज है जिसके अंतर्गत आप औसत तौर पर प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन की यहाँ पर बात करते हो, उसकी उच्च उत्पादकता से समग्र तौर पर आर्थिक उत्पादन और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में क्या वृद्धि हो रही है आप उसकी गणना करते हो। मतलब कि यह किस पे निर्भर करता है, प्रति श्रमिक उत्पादकता पर निर्भर करता है। एक कारक तो हमें दिखाई दे दिया और यहाँ पे दिया गया श्रम आयु में जनसंख्या का अनुपात। तो श्रम आयु में जनसंख्या का अनुपात भी इसका अपना एक कारक होता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर भी हमारे प्रति व्यक्ति जीडीपी का एक कारक है जिस पर वो निर्भर करता है। तो पहला भी निर्भर करेगा, दूसरा जनसंख्या पर भी निर्भर करेगा। जनसंख्या में अगर हम बात करें तो कार्य भागी दर यहाँ पे दिया गया है। अब कार्य देखो, एक तो मैंने कह दिया आपको श्रम आयु में जनसंख्या का अनुपात, बिल्कुल बात सही है। दूसरा कार्य भागीदारी दर, कार्य भागीदार मतलब वर्कफोर्स, जहाँ पे 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक के लोगों की संख्या को हम लेते हैं जो वर्कफोर्स कहलाता है, ये भी यहाँ पर निर्भर करता है। लेकिन हमको क्या बोला, निर्भर नहीं करता है, तो हमारे दो तो ऐसे ही कट गए भाई। तीसरा बोल रहा है प्रति श्रमिक उत्पादकता, और अभी मैंने बताया प्रति श्रमिक उत्पादकता क्या है। प्रति श्रमिक उत्पादकता की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये बात करता है कि प्रति श्रमिक उत्पादकता में प्रति नियोजित व्यक्ति औसत उत्पादन, उच्च उत्पादकता से समग्र आर्थिक उत्पादन और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। ठीक, वैसे ही इसमें कुछ और भी ऐड होता है, जैसे कि स्कूल का भी एक प्रभाव पड़ता है, स्कूल के नामांकन को लेकर के, यहाँ तक कि किसी देश के भूमि के आकार जो होता है
वह भी इस प्रति व्यक्ति जीडीपी का एक प्रमुख कारक हमें दिखाई देता है। तो स्कूल का भी आएगा, स्कूल का नामांकन, उस देश के भूमि के आकार का भी आएगा। तीसरा मैंने बता ही दिया, कार्यभागी दर, श्रम आयु, ये भी आएगा और ये भी आएगा। मगर हमें बोला नहीं करता, तो अब आप किसे चुनोगे? डी, इनमें से कोई भी नहीं। दिस इज द आंसर। ठीक है, एक बार प्रश्न को आप देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये देखिए प्रश्न, प्रश्न कह रहा है आर्थिक विकास की माप की विधि, आर्थिक विकास की माप की विधि के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बोल रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखो कौन सा युग्म सही सुमेलित, ये देख रहा है, सेलेक्ट करना, मतलब आपको ऐसा मैच नहीं करना है, सेलेक्ट करना है। तो पहला बोल रहा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक, तो इसके जनक कौन थे? ये तो माप है, किसको लेकर के? आर्थिक विकास की माप की एक विधि है ये। और ये जो आर्थिक विकास के माप की विधि है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक, इसके जो जनक है वो मॉरिस डी मॉरिस है। तो भाई पहला तो आपका बिल्कुल सही हो गया। सेकंड, अगर ऐसी आर्थिक विकास के माप की अगर बात किया जाए विधि, तो क्रय शक्ति समता सूचकांक, और ये जो क्रय शक्ति सूचकांक समता सूचकांक है, इसके भी जो जनक है वो है जी आर कैसल, ये भी सही है। तृतीय अब हम देख लेते, चलिए मानव विकास सूचकांक की बात चल रही है, और मानव विकास सूचकांक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास आता है मानव विकास सूचकांक के जो जनक है वो है अमर्त्य सेन व सिंगर हांस। तो भाई ये भी सही है, मतलब कि आपका तीनों ही विकल्प सही आ रहे हैं, क्योंकि आर्थिक विकास के माप है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये तो। आपको बस जनक याद रखना था। तो किस विकल्प को चुनोगे? आप एक ऐसे विकल्प को चुनोगे जहां पर तीनों ही क्या बता दे, सही बता दे। तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प हमारे पास आ रहा है। ऐसा कोई विकल्प है? अगर है तो हमने बिल्कुल सही बनाया है। देखिए, ए केवल एक, बी बोला केवल एक व दो, सी बोल दिया उपर्युक्त सभी, और हमारा आंसर भी क्या है? उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या कह रहे, एक बार पढ़ लीजिए आप, फिर मैं इसे समझाता हूँ। प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर भारत की सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नकारात्मक दर्ज किया गया है? वो ये कह रहा है किस क्षेत्र में नकारात्मक दर्ज की बात हो गई है। यहां देखते हैं, यहां देखिए, अब आपके पास वर्ष 2020-21 में वर्तमान मूल्य, अब आपको मालूम है वर्तमान मूल्य मतलब कि एट करंट प्राइस की बात चलिए। आप एक बार करंट प्राइस, मार्केट प्राइस आपने सुना होगा, फिक्स्ड प्राइस या आपने सुना होगा, सॉरी फैक्टर कॉस्ट पर आप बताइए, मार्केट प्राइस पे आप बताइए, करंट प्राइस पे बताइए। जब हम इनका गणना करते हैं, तो जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो ये फैक्टर्स वहां पर निकल करके सामने आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम इस प्रश्न की अगर बात करते हैं, तो वर्ष 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर भारत की सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नकारात्मक दर्ज की गई है? नकारात्मक, तो अगर बात किया जाए नकारात्मक की, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र में नकारात्मक दर्ज किया गया है माय डियर। और कितना किया गया है? तो नकारात्मक की अगर बात चल रही है तो याद रखेंगे लगभग 4% के आसपास यहां पर हमें दिखाई दिया है। फैक्ट है जो आपको याद रखना है। जबकि वहीं पे अगर मैं बात करूं, देखिए आपके पास दिया गया है प्रथम में घरेलू दिया गया है ना। तो अगर घरेलू क्षेत्र की अगर बात किया जाएगा, तो घरेलू क्षेत्र में आपके पास लगभग यहाँ पर 22.2% के आसपास यहाँ पर आएगा। और वही अगर निजी क्षेत्र की अगर बात किया जाएगा, तो निजी क्षेत्र में लगभग आपके पास 10% के आसपास दिखाई दे रहा है। मगर ये जो सार्वजनिक क्षेत्र है वहां पर आपके पास नकारात्मक पाया गया। तो उत्तर आपका क्या आएगा? बी फॉर बॉल। इज इट क्लियर? एक बार प्रश्न देखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखा जाएगा, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लियर हो गया आपको? अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है पिछले ऋण पर ब्याज भुगतान, ये महत्वपूर्ण है ना ये पॉइंट, पिछले ऋणों पर ब्याज भुगतान सहित
सरकार की उधारी की आवश्यकताओं को क्या कहते हैं? और आपको मालूम ही है, सरकार भली बदल जाए, आज अगर वर्तमान में एनडीए की गवर्नमेंट है तो वो देश को चलाने के लिए, मान लीजिए अगर उनकी राजस्व की प्राप्तियां अगर कम हो रही है मगर उनका व्यय तो ज्यादा रह गई, क्योंकि आप जानते हो सरकार जो होती है वो आमदनी से कहीं ज्यादा खर्च करने का इसलिए सोचती है क्योंकि वो कल्याणकारी सरकार होती है। लेकिन अगर राजस्व की प्राप्तियां कम हो और व्यय ज्यादा हो तो घाटा भी होता है, तो उसको उसके लिए वो वित्त पोषण करती है। अब वित्त पोषण करने के लिए उनको ऋण लेना पड़ता है। तो आज वर्तमान की सरकार तो ऋण ले लेती है, मगर जब सरकार बदल जाती है तो जब दूसरी सरकार आती है तो उनको उस लिए हुए ऋण का ब्याज देना पड़ता है माय डियर। वो उसकी बात कर रहा है। तो क्या बोल रहा है? पिछले ऋणों पर ब्याज भुगतान सहित, ठीक है, सहित सरकार की उधारी की आवश्यकताओं को क्या कहते हैं? चार विकल्प दिया गया है। ए राजस्व घाटा, बी प्राथमिक घाटा, तृतीय मुद्रीकृत घाटा और चतुर्थ राजकोषीय घाटा। चार दिए गए हैं। अब जब आप इन चारों घाटा को समझ जाओगे तो आप आसानी से इसके उत्तर को दे दोगे। एक एक करके मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ ध्यान देंगे बेटा। आपके पास प्रथम जैसे कि दिया गया राजस्व घाटा, यहाँ दिया गया राजस्व घाटा। अब राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा अर्थात ये होता है कि भारत सरकार को अपने देश के अंतर्गत उसके पास कितने आय आ रहा है, आमदनी हो रही है, और कितना उससे खर्च हो रहा है। जब इसके अंतर को निकाला जाता है तो आमदनी से कहीं ज्यादा जब वो खर्च कर रहा होता है, आमदनी तो टैक्स इत्यादि सबसे हो जाता है उसे, तो आमदनी से ज्यादा जब उसके खर्च हो जाते हैं, मतलब ऋणात्मक हो गया, तो उसको हम राजस्व घाटा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। तो पहला चीज क्लियर हो गया। तो यहां पर हमको राजस्व घाटा तो चुनने बोला क्या? नहीं, उसने हमको क्या बोला? पिछले ऋणों पर ब्याज भुगतान सहित सरकार की उधारी की आवश्यकताओं को क्या कहते हैं? तो ये नहीं आएगा भैया, ये तो सीधा सीधा आय और व्यय का अंतर यहां बता रहा था। ठीक है, द्वितीय अब हम देखते हैं, बी बोल रहा है प्राथमिक घाटा। अब प्राथमिक घाटा क्या होता है? जब हम प्राथमिक घाटा की बात करते हैं बेटा, तो यहां पर भी आपके पास आय और व्यय ही रहेगा, लेकिन अंतर ये रहेगा कि जब यहां पर आप खर्च कर रहे होते हो तो जो ब्याज का भुगतान हो रहा होता है उसको छोड़ करके, देखो व्यय करने के दो तरीके, एक तो व्यय खर्च हो रहा है, भारत सरकार कल्याणकारी कार्यों के लिए खर्च करती है, और दूसरा पिछले सरकार ने जो ऋण ले रखी है उसका ब्याज देना। तो जब वो अपना आय जो उसको आमदनी हो रही है और जो व्यय कर रहा है उस व्यय में हम ब्याज को ना ले, उसको इंक्लूड ना करे, तो वो प्राथमिक घाटा के अंतर्गत आता है। जबकि यहाँ पे तो ऋण का पर ब्याज की भुगतान की बात किया है, तो आपका सेकंड वे क्या हो गया बेटा? रॉन्ग हो गया। तृतीय चलते हैं, मुद्रीकृत घाटा। मुद्रीकृत घाटा क्या होता है? अब अगर हम मुद्रीकृत घाटा की बात करें माय डियर, तो मुद्रीकृत घाटा जो होता है वो सरकार के द्वारा जो घाटे हुए हैं उस घाटे को वो पूरा करना चाहता है सरकार, जिसे हम वित्त पोषण कहते हैं। अब वो वित्त पोषण कैसे करेगा सरकार? तो सरकार वित्त पोषण करने के लिए क्या करेगा? जो सेंट्रल बैंक होगा हमारे देश का, उससे ऋण लेता है, तब जाकर के उसका वित्त पोषण होता है, क्योंकि सरकार घाटे में चल रही होती है। तो उसे हम मुद्रीकृत घाटा के अंतर्गत लेते हैं। जबकि यहाँ पे क्या बोला है? पिछले ऋणों पर ब्याज भुगतान सहित, तो भाई ये भी नहीं आएगा। तो बचा क्या? एकमात्र डी, डी फॉर डॉग, राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा क्या है बेटा? तो राजकोषीय घाटा है पिछले ऋणों पर ब्याज भुगतान सहित सरकार की उधारी की आवश्यकताओं को कहा जाता है राजकोषीय। आई थिंक इट्स क्लियर। एक बार आप भी देख लीजिए, फिर मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ बेटा। प्रश्न को देख लीजिए आप लोग एक बार। चलिए आगे के प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है, यहाँ देखिए, भारत की सकल घरेलू उत्पाद की संरचना से संबंधित, सकल घरेलू उत्पाद की संरचना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके पास दिए गए हैं और बोला है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही है चुनना है। कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, और आपको पता ही है जीडीपी की जब हम गणना करते हैं तो भारत के जो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जितनी भी अंतिम वस्तुएं
जो उत्पादित हो रही है उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य को हम लेते हैं, तब वो जीडीपी में आता है। तो कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक अधिक है। तो ये बात बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि लगभग 51% के आसपास हमें दिखाई देता है ये, लगभग 51%। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है और हमको सही चुनने बोला है, ठीक है देखते हैं हम। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सेकंड क्या बोल रहा है, सेवा क्षेत्र का हिस्सा अन्य दो हिस्सों के योग से अधिक है। तो अन्य दो हिस्सा कौन कौन सा होता है, एक होता है कृषि का और एक बचेगा फिर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग वाला, मतलब उद्योग वाला, कृषि और उद्योग। और जब आप कृषि और उद्योग की अगर बात करोगे जीडीपी में, तो कृषि में लगभग 18% के आसपास आएगा और उद्योग में लगभग 30% के आसपास आएगा, और दोनों को अगर जोड़ोगे तो 48% के आसपास देता है। और यहाँ पे बोला क्या है, सेवा क्षेत्र का हिस्सा अन्य दो हिस्सों के योग से अधिक है, तो अधिक ही है भाई, 51 दे रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। तो किस स्टेटमेंट को अब आप चुनोगे, देखो एक व दो, सी फॉर कैट, दिस इज द आंसर आपका, हो गया आंसर। चलिए एक बार क्वेश्चन को देखिए, आप लोग भी रीड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाएगा, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। यहाँ देखें, प्रश्न कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में कार्य सहभागिता दर सर्वाधिक है। अब बात उठती सर कार्य सहभागिता दर क्या है। कार्य सहभागिता दर मतलब कि हम उस वर्कफोर्स की बात करते हैं जिनका उम्र 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक के हैं, जो कार्य करने योग्य है, क्षमता है जिनमें, जो उत्पादन मतलब आर्थिक उत्पादन के क्षेत्र में संलिप्त रहेंगे, उन्हें हम कहते हैं कार्य सहभागिता दर। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देखा गया है कि जो सिक्किम है वहां सबसे ज्यादा, सिक्किम में। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, एक बार आंसर देख लेंगे आप, फिर हम अगले प्रश्न की ओर चर्चा करेंगे माय डियर। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए प्रश्न, प्रश्न कह रहा है आय की असमानता के मापन के संबंध में, आय की असमानता के मापन के संबंध में निम्नलिखित विधियों पर विचार कीजिए। अब आपके पास तीन विधि अलग अलग दिया गया है, लॉरेंज वक्र विधि, गिणी गुणांक विधि, और तीसरा दिया गया स्थिर गणना विधि। अब ये बोल रहा है उपर्युक्त में से भारत में आय की असमानता के मापन के लिए कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है। आय की असमानता, अब देखिए यहां पर जब भारत में आय की असमानता के मापन की जब बात कर रही है, यहां पर जो बात चल रहा है, तो उससे संबंधित आपके पास दो विधियां दिखाई देती है माय डियर। एक है लॉरेंज वक्र विधि और दूसरा है गिणी गुणांक विधि। ये दोनों ही इससे संबंधित है। क्यों, क्योंकि जब हम लॉरेंज वक्र विधि की बात करें या गिनी गुणांक विधि की बात करें, तो ये यहाँ पर सापेक्ष गरीबी की बात करता है। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं, इसकी बात करेगा ये सापेक्ष गरीबी के मापन। अब सापेक्ष गरीबी का मापन क्या है, तो सापेक्ष गरीबी का मापन अर्थात यहाँ पे देश का जो औसत जीवन स्तर है उससे भी जब व्यक्तियों का न्यूनतम आय हो रहा है, उसे हम सापेक्ष गरीबी कहते हैं। और उसका मापन करता है कौन, ये लॉरेंज वक्र विधि और गिनी गुणांक विधि, जिन्हें हम आय की असमानता के मापन के अंतर्गत लेते हैं। जबकि जो सिर गणना विधि है, हेड काउंट मेथड जो है, सिर गणना विधि, ये इस आय की समानता के मापन के अंतर्गत नहीं आता। क्योंकि जो सिर गणना विधि है वो जो गणना करेगा उसे हम कहते हैं निरपेक्ष गरीबी। क्या कहा जाएगा उसे, निरपेक्ष गरीबी। अब निरपेक्ष गरीबी क्या है, तो निरपेक्ष गरीबी वह एक स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के द्वारा बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव उसमें होता है, और उसका अगर मापन करना है तो हमारे पास सिर गणना विधि होती है। तो अब एक और दो लेना है तो किस विकल्प को लेंगे, देखो बी फॉर बॉल आपके पास क्लियरली दिखाई दे दिया, एक व दो। तो दिस इज द आंसर माय डियर। एक बार आप क्वेश्चन को देखिए, फिर मैं आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ देखेंगे माय डियर, चलिए पास। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
देखिए प्रश्न कह रहा है, जब उत्पादन प्रक्रिया में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती, ये महत्वपूर्ण है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, उसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहते हैं? चार विकल्प आपके पास दिया गया, निरपेक्ष बेरोजगारी, सापेक्ष बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य का मतलब क्या है। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य का मतलब यह है कि एक ही स्थान पर जहां पर जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे कहीं ज्यादा लोगों का कार्य करना। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कृषि ले लेता हूं, तो कृषि में जहां पर एक परिवार के 5 सदस्यों की आवश्यकता होती है काम करने की, हम वहां देखते हैं कि वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि इस 10 में 5 लोगों की तो उत्पादकता काम आ रही है, उनकी एफिशिएंसी, उनकी क्षमता कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने की, मगर एक्स्ट्रा 5 की तो आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि यही 5 सारा काम कर सकते थे कृषि के। तो बाद के जो 5 थे उनकी तो सही हमने उपयोग ही नहीं कर पाए क्षमता का। तो उसे कहा जाता है छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। और ये वही है आइडिया जिसे कहा जाता है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होना। मतलब कि जितने की आवश्यकता थी, जब आप उसमें एक और श्रमिक को बढ़ा देते हैं तो उत्पादकता में जो वृद्धि होना थी वो नहीं होती, वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि इनका तो शून्य हो गया रहता है, इनका तो कोई काम ही नहीं आ रहा है। इसलिए उसे कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। तो दिस इज द आंसर माय डियर। हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए, भारत में आर्थिक गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित कार्यक्रमों पर विचार कीजिए। आर्थिक गतिविधियों के संबंध में, चलो अब पढ़ा जाए आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी हमारे पास। वो रहे उपयुक्त में से कौन सा भारत में, सॉरी, भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करता है। वित्तीय समावेशन की बात चल रही है, ठीक है। अब वित्तीय समावेशन क्या होता है उसे समझने की क्या आवश्यकता है, ये तो 5 पॉइंट, इस 5 पॉइंट के आधार पर हम देख लेंगे। वित्तीय समावेशन मतलब कि जो फाइनेंशियली है उसमें अधिक से अधिक लोगों का, फाइनेंस के क्षेत्र में, वित्तीय के क्षेत्र में लोगों का अधिक से अधिक जुड़ना, चाहे वो पैसे जमा करने की बात हो या पैसे निकालने की बात हो, किसी भी प्रकार के लेन देन की बात होती है। अब यहाँ पे हमारे पास 5 विकल्प दिए गए हैं। अब हम इसमें से किसी एक विकल्प को देखेंगे कि कौन सा हमारा सही हो सकता है। चलिए बात किया जाए। पहला बोल रहा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन करता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसीलिए किया गया था ताकि अधिक से अधिक लोग जो है, गरीब से गरीब वर्ग का भी जो व्यक्ति है वो बैंकों तक उसकी अप्रोच हो सके, वो पैसा जमा कर सके, आसानी से निकाल सके। तो वित्तीय समावेशन का तो ये तो एक तरीका मिल ही गया। द्वितीय बोल रहा है सूक्ष्म वित्त को प्रोत्साहन देना। सूक्ष्म वित्त को प्रोत्साहन देना मतलब कि मार्केट में किसी प्रकार का जो वित्त संबंधित कार्यक्रम है उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो भाई ये भी बात सही हो गया। तृतीय बोल रहा है संयुक्त दायित्व समूह का गठन। तो संयुक्त दायित्व समूह का गठन, वैसे ही नए निजी बैंकों को लाइसेंस देना। भाई आप बैंकों को जब लाइसेंस दोगे तो बैंकों का काम ही है या तो वो मार्केट से पैसों को खींच लेगा या मार्केट में पैसा देगा, मतलब वित्तीय समावेशन करवाने का काम होता ही है। तो नए बैंकों का ये भी आ जाएगा, ये भी आएगा। और चतुर्थ बुरा है यूपीआई अवसंरचना का निर्माण। अब आपको मालूम है जब से यूपीआई आ चुका है तो हमारे पास वित्तीय समावेशन काफी हुआ है, काफी हद तक का हर व्यक्ति जो है अब लेन देन आसानी से कर लेता है। तो पांचों ही विकल्प इसके अंतर्गत आएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा क्या विकल्प कोई एक ऐसा है जहां पे सभी आ जाए, सभी। तो देखिए आपके पास एक डी फॉर डॉग आ रहा है, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इज द आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा, यहाँ देखिए प्रश्न, इसे आप एक बार रीड करिए, फिर मैं आपको इसे आगे समझाता हूँ माय डियर। रीड कर लीजिए आप, क्या कह रहा है प्रश्न। चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रश्न कह रहे हैं कि भारत की श्रम बल सहभागिता दर गणना में निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के समूह को सम्मिलित किया जाता है। अभी तो मैंने बताया था वर्कफोर्स। तो वर्कफोर्स वो होते हैं जहां पे 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक के लोगों को लिया जाता है, जिनका कार्य बल हमें दिखाई देता है उत्पादकता के तौर पर, जो बढ़ाएंगे, वृद्धि करवाएंगे, है ना, वर्कफोर्स। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए। पहला दिया गया 15 से अधिक, दूसरा गया 18 से अधिक, तीसरा दिया गया 21 वर्ष से अधिक,
ये दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं, और मैंने बताया कि आप वर्कफोर्स को लोगे 15 से 59, मतलब कि बॉटम लाइन क्या है 15, तो आप किसे सेलेक्ट करोगे, आप सेलेक्ट करोगे 15 से अधिक। दिस इज द आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन, तब मैं आपके पास एक और नए प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देता हूं। हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये लीजिए, प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में कृषि के स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपके पास कृषि का स्वरूप दिया गया है, दूसरी तरफ विवरण दिया गया है, और बोला क्या यहाँ देखो, कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित। तो चलो पढ़ते हैं। पहला बोल रहा है कृषि का स्वरूप मोनो। अब मोनो क्या है? मोनो का मतलब ही ये होता है ऐसी कृषि जहां पे एक मौसम में केवल एक फसल उगाना। तो पहला तो हमारा सही निकल गया भैया। दूसरा देखते हैं मिश्रित कृषि। अब मिश्रित कृषि क्या होता है, क्या लिखा गया है, एक ही भूमि पर एक ही साथ दो या दो से अधिक फसल उगाना। तो भैया ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मिश्रित कृषि का मतलब होता है कि आप कृषि भी करोगे और पशुपालन भी करोगे। तो भाई सेकंड तो हमारा रॉन्ग हो गया। थर्ड पढ़ते हैं गहन। गहन कृषि क्या है? गहन कृषि का मतलब ये होता है कि एक निश्चित समय के में एक ही भूखंड पर एक से अधिक फसल को उगाना। तो ये भी सही है। और उसने हमें क्या बोला, कौन सा सुमेलित युग्म सही है, तो आप पहला चुनोगे और तीसरा चुनोगे। अब उसके अकॉर्डिंग हम अपने विकल्पों को देख लेते हैं। चलिए कौन सा विकल्प हमारा सही है, पहला और तीसरा वाला मिल रहा है क्या हमें। ये देखिए विकल्प सी 1 व 3, तो हमारा जो एक्सप्लेनेशन था वो बिल्कुल सही बैठ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं प्रश्नों को आप पढ़िए। देखिए प्रश्न क्रमांक 18 क्या कहता है। हो गया? चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर उद्योग, और मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कितने कोर उद्योग, 8 कोर उद्योग है हमारे पास। ठीक, तो कोर उद्योग की सूची में निम्नलिखित में से किसका भार जो है सर्वाधिक है, भारांश सर्वाधिक की बात कर रहा है। तो ए दिया गया कोयला, बी कच्चे तेल, सी विद्युत और डी रिफाइनरी। तो इसमें जो सर्वाधिक है वो रिफाइनरी के क्षेत्र में है माय डियर। सर्वाधिक रिफाइनरी के क्षेत्र में मिलता है भारांश। जबकि अगर मान लीजिए वो भारांश सर्वाधिक ना होकर के न्यूनतम दे देता, तब आपका उत्तर क्या होता? तब उस 8 में से देखो 8 कोर उद्योग आप देखिएगा जब आप पढ़ोगे इसके डेटा को, तो 8 कोर उद्योगों का हमको इसका प्रतिशत के तौर पर योगदान दिखाई देता है। तो वहां पर आपका काम ये रहेगा सर्वाधिक पढ़ो न्यूनतम पढ़ो। सर्वाधिक का तो खैर हमने प्रश्न में दे दिया रिफाइनरी। अगर न्यूनतम बोल देता तब आप क्या क्या करते? तो न्यूनतम के क्षेत्र में उर्वरक का आता बेटा। किसका आता? उर्वरक। अब उसके प्रतिशत योगदान को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्या याद रखोगे? सर्वाधिक रिफाइनरी है। रिफाइनरी आपको पता ही है क्या करते हैं, जो कच्चा तेल निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है, उसको अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग उसका उत्पाद बनाया जाता है, जिसको रिफाइनरीज कहते हैं। तो उसका सर्वाधिक है। और लास्ट न्यूनतम जो आएगा वो उर्वरक फर्टिलाइजर को लेकर के बात चलती है बेटा। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। ये लीजिए प्रश्न को एक बार आप रीड करिए, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं कि प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 19, एक बार चेक कर लीजिएगा, रीड करो बेटा खुद से। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ, देखो ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा है वर्ष 2021, ठीक है सॉरी 21-22 में मुख्य प्रमुख फसलों के प्रथम उत्पादन के संबंध में, प्रथम उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। और ये डेटा हाल ही का है ना, वर्ष 2021-22 के हिसाब से घबराइएगा मत भैया। ये जो मिनिस्ट्री है 2 वर्ष 3 वर्ष के पश्चात ही देती है डेटा, है ना, तो घबराइएगा मत। ये अभी रिसेंट डेटा के अनुसार हमने दिया था इसको टेस्ट सीरीज में हमारे। तो आपके पास पहला बोला है चावल पश्चिम बंगाल, तो ये बात बिल्कुल सही है, मगर हमको बोला है सुमेलित नहीं है, तो आप इसको नहीं लोगे। दूसरा बोला गेहूं के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है, लेकिन हमें बोला नहीं है, कट गया। फिर बोल रहा है सोयाबीन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश, नहीं भैया मध्य प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र प्रथम है और सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है। तो भैया हम फिर इसे ले सकते हैं।
डी बोल रहा है मक्का के क्षेत्र में कर्नाटक, तो बात ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमें तो लेना था जो नहीं है, तो हम इसको भी ड्रॉप कर देंगे। तो हमारा उत्तर आएगा सी फॉर कैट, सोयाबीन। सोयाबीन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नहीं, जो प्रथम स्थान पे है वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए एक बार आप क्वेश्चन देखिए बेटा, फिर मैं इसे आगे बढ़ाता हूं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए प्रश्न कह रहा है मौद्रिक नीति समिति, मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित बात कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की यहाँ पे बात चल रही है। तो मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन हमारे पास दिखाई दे रहे बेटा। यह एक वैधानिक निकाय है। दूसरा बोल रहा है 6 सदस्यीय समिति के पदेन अध्यक्ष गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के होते हैं। तृतीय बोल रहा है यह समिति मौद्रिक नीति की घोषणा करता है। अब बोल रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है, सही है बोला है, और 4 विकल्प आपके सामने हैं। चौथा विकल्प यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको दिखा दूंगा। अब हमको बोल रहा है कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है यह एक वैधानिक निकाय है, तो ये स्टेटमेंट सही है। क्यों वैधानिक निकाय है? ये वैधानिक निकाय इसलिए है क्योंकि जब हम मौद्रिक नीति समिति की अगर बात करें तो वर्ष 2016 में हमें दिखाई देता है, और यही जो मौद्रिक नीति समिति जो वर्ष 2016 में हमें यहाँ पे गठन जिसका दिखाई दे रहा है, वो समिति का जो गठन किया गया है वो भारतीय रिजर्व बैंक 1934 अधिनियम के अंतर्गत आया है। तो भाई ये तो क्या हो गया, वैधानिक निकाय हो गया, प्रथम सही। द्वितीय की अगर बात किया जाए, द्वितीय, तो द्वितीय देखो क्या बोल रहा है, 6 सदस्यीय समिति के पदेन अध्यक्ष गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के होते हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है क्योंकि इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 6 सदस्य होते हैं माय डियर। ठीक है, अब वो 6 सदस्य कौन कौन होते हैं? एक सदस्य तो आपको दिखाई दे दिया, समिति के पदेन अध्यक्ष खुद गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के। द्वितीय में आपको कौन दिखाई देता है? तो द्वितीय में आपको प्रभारी डिप्टी गवर्नर दिखाई देते हैं। ठीक है, प्रभारी डिप्टी गवर्नर सेकंड सदस्य के तौर पर आप ले सकते हो, जो कि केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी होगा। तो 2 आपके पास दिखाई दे दिए। तीसरा कौन होगा? तो तीसरे में 3 व्यक्ति आप लीजिए, वो होगा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त की जाएगी उनकी, 3 व्यक्तियों की। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। 3 जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति की जा रही है, एक स्वयं गवर्नर, और दूसरा आपके पास कौन आ गए? तो डिप्टी गवर्नर की जो मैंने आपको बताया, सॉरी यस प्रभारी डिप्टी गवर्नर की बात बताया। तो 3 2 5। अब एक बचा, तो वो एक कौन होगा? जब हम उसकी एक बात करते हैं तो वो एक ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र या बैंकिंग या वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में उनका अपना एक अच्छा खासा अनुभव होगा, उन्हें लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 व्यक्ति यहां पर आ गए। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, यह समिति मौद्रिक नीति की घोषणा करता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। मतलब कि अब आपको एक ऐसा विकल्प चुनना होगा जो इन तीनों को सही बताए। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है हमारे पास। देखिए डी फॉर डॉग, उपर्युक्त सभी, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंट से आ जाता है, मगर फिर भी आ गया तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न एक बार पढ़िए, फिर मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। क्या प्रश्न कह रहा है? 4 विकल्प है, 4 विकल्प में से हमें कोई एक विकल्प को चुनना है, और वह भी बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं है बेटा। एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक, यहाँ देखो क्या कह रहा है, भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित प्रतिबद्धताओं में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है बोल रहा है। देखा जाए कौन सा सही नहीं है। देखो पहला बोल रहा है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 33 से 35% वर्ष 2005 के स्तर से कम करना। तो बात बिल्कुल सही है, हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 33 से 35% कम करना चाहते हैं, लेकिन उसने बोला नहीं है चुनो, तो ये आप नहीं चुन सकते। भी बोल रहे हैं गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाना। ये भी बात सही है, ताकि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन ज्यादा ना हो। आप अगर
गैर जीवाश्म ईंधन की अगर बात करोगे, जैसे कि बिजली का उत्पादन कोयले से करोगे तो ये ईंधन को आप जलाओगे तो वहां पे प्रदूषण होगा। तो आप पानी से विद्युत उत्पादन करिए इत्यादि इत्यादि, तो ये भी आप नहीं लोगे क्योंकि बोले नहीं है। तृतीय पर थे, तृतीय से पहले चतुर्थ पढ़ लेते। चतुर्थ बोल रहा है 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए वन क्षेत्र को बढ़ाना। तो ये भी भारत सरकार के एक उद्देश्य के अंतर्गत आता है, लेकिन उसने बोला नहीं है तो आप ये भी हटाओगे। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप अवशोषित करोगे तभी तो जाकर के ग्रीन हाउस गैस जैसा इफेक्ट हमको दिखाई नहीं देगा। अब इतना तो आपको क्लियर होगा कि आंसर सी आएगा, लेकिन सी आंसर क्यों आएगा इस पर हम चर्चा करेंगे। आंसर सी जरूर आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है वर्ष 2075 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करने की बात किया गया। नेट जीरो मतलब कि किसी भी प्रकार के ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हम नहीं करेंगे। लेकिन ये 2075 नहीं है बेटा, वो 2070 की बात किया गया है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह ग्लासगो के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में इसकी घोषणा की गई। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। आंसर क्या आएगा? सी, 2075 की जगह 2070, ये आप याद रखोगे। ग्लासगो कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड में आपको वो स्थान दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारे पास। अगला प्रश्न, नेक्स्ट ये लीजिए प्रश्न। प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा समूह महारत्न की श्रेणी में सही सुमेलित नहीं है महारत्न के क्षेत्र में। और आपको मालूम है हमारे पास इंडस्ट्रीज के अपने नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ इत्यादि को लेकर के उन्हें महारत्न, नवरत्न ऐसे उनका डिवीजन किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो अब आपके पास चार विकल्प यहाँ पे दिया गया है। पहला दिया गया भेल और गेल। तो यहाँ पे जो भेल और गेल है, तो भेल और गेल जो है ये तो स्वयं में महारत्न की श्रेणी में है भाई, हम इसे नहीं लेंगे। अब भेल और गेल की जो बात चल रही है, तो भाई भेल क्या है? भेल का आप फुल फॉर्म जानते हो, वह है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। बात करें अगर हम गेल की, तो गेल है दैट इज गेल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो जो गेल है वो भी आप नहीं ले सकते क्योंकि ये तो महारत्न के अंतर्गत आता है। अब हम बात चलते हैं, सेकंड पर है बीपीसीएल और एचपीसीएल। तो बीपीसीएल और एचपीसीएल क्या है? बीपीसीएल मतलब कि यहाँ पे बात चल रही है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यहाँ पे बात सेकंड बोल रहा है एचपीसीएल। तो एचपीसीएल की अगर बात करें तो वहां पे बोल रहा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये दोनों ही हमें दिखाई देता है महारत्न में, मगर हमको बोला नहीं वाला लेना है आपको। डी की फिलहाल मैं बात कर लेता हूँ। डी में लिखा है SAIL। तो SAIL मतलब सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो तो महारत्न के अंतर्गत आता ही है। फिर CIL मतलब कि कोल इंडिया लिमिटेड, वो भी महारत्न के अंतर्गत आता है, तो ये भी कट गया। ऑप्शन आपका सी इजीली आ गया बेटा। अब बात आती है ONGC और DRDO क्या है। ONGC की अगर बात किया जाता है तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। और DRDO की अगर बात चलता है तो यहाँ पे आएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो दोनों ही है ये फिलहाल आपको महारत्न की कैटेगरी में दिखाई नहीं देते। सो योर आंसर इज सी। इज दिस क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आप इस प्रश्न को यहाँ पे देख लो बेटा, ताकि फिर मैं आपको प्रश्न क्रमांक 23 की ओर आगे ले चलूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस घाटे को जुड़वा घाटा कहा जाता है। देखिए जुड़वा घाटा, चार विकल्प आपके पास दिखाई दे रहे हैं। देखिए राजस्व घाटा क्या है मैं इससे पूर्व आपको समझा चुका हूं, प्राथमिक घाटा भी मैं आपको समझा चुका हूं, है ना। अब यहां पर आपके पास आ रहा है चार विकल्प। राजकोषीय घाटा को कहीं ना कहीं बजटरी घाटा के तौर पर, पहले बजटरी घाटा लिया जाता था, वो बजटरी घाटा से बेहतर जो ऑप्शन हमारे पास निकल करके आया है वो स्वयं राजकोषीय घाटा के तौर पर अब हम उसका अध्ययन करते हैं ना। तो चार विकल्प है, एक है राजकोषीय घाटा व राजस्व घाटा, द्वितीय है राजकोषीय व प्राथमिक घाटा, तृतीय है राजकोषीय व चालू खाता घाटा, और डी बोल राजकोषीय व बजटरी घाटा। तो फिलहाल इसका उत्तर आप जानिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। वह राजकोषीय व चालू खाता
घाटा। अब राजकोषीय क्या है? राजकोषीय घाटा तो तब आपको दिखाई देता है जब भारत सरकार के व्यय बहुत ज्यादा हो जाए आय की अपेक्षा, तब आपके पास राजकोषीय घाटा दिखाई दे रहा है। मगर जब हम यहाँ पर चालू खाता घाटा की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, जब यहाँ पे चालू घाटा की बात करते हैं, ये देखो चालू खाता घाटा, तो चालू खाता घाटा में क्या होता है कि हम सरकार का घाटा मतलब सरकार की तरफ से पैसे ज्यादा जा रहे हैं, मगर यहाँ पे विशेष तौर पे जो बाहर से आयात हो रहा होता है वो इतना अधिक हो जाता है कि आप निर्यात कम कर रहे हो। राजकोषीय घाटे में व्यय ज्यादा, आय कम, यहाँ पर आयात ज्यादा, निर्यात कम, दोनों ही घाटा। और इन दोनों ही घाटा को लिया जाता है जुड़वा घाटा। आई थिंक इज दिस क्लियर? समझ में आ गई ये चीज? तो चलो अब हम फिलहाल बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए प्रश्न क्रमांक 24, जो आज का हमारा सेकंड लास्ट है। यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है लोक ऋण, जिसे इंग्लिश में हम पब्लिक डेब्ट कहते हैं, की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। अब बात उठती है कि पहले तो आपको ये समझ में आ जाए कि लोक ऋण होता क्या है, पब्लिक डेब्ट होता क्या है, तो आप इजीली इस चीज को समझा दोगे बेटा। अब देखिए जब हम पब्लिक डेब्ट की बात करें या फिर लोक ऋण की बात करें, तो ये लोक ऋण जो होता है ये भारत सरकार के द्वारा, ध्यान से समझिएगा, भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, वो तो एक कल्याणकारी सरकार होता है। अब क्योंकि कल्याणकारी सरकार है तो भले ही भारत सरकार का आय कम हो, व्यय ज्यादा हो जाए, क्या कह रहा हूं मैं, भले ही आय कम हो, व्यय ज्यादा हो जाए, लेकिन भारत सरकार तो कल्याणकारी सरकार है, उसको तो अपनी कल्याणकारी योजनाएं चलानी ही है। तो अब भारत सरकार क्या करेगा? भारत सरकार क्या करेगा, घाटा तो हो ही रहा है उसके पास क्योंकि आय कम है और व्यय ज्यादा है, हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रहा है, तो भारत सरकार उस घाटे का वित्त पोषण करना चाहता है। क्या करना चाहता है? वित्त पोषण, कि वो हमारे लिए काम भी कर सके। अब हमारे लिए काम करेगा तो उसके पास पैसे आने चाहिए, लेकिन उसके पास तो पैसे नहीं आ पा रहे, पैसे नहीं आ पा रहे, जैसे आप लोग टैक्स नहीं दे रहे हो इत्यादि इत्यादि, जनरेट नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा? भाई उसकी मजबूरी होगी कि भारत सरकार आप लोगों से ऋण ले, आप लोगों से उधार ले। तो भारत सरकार यहाँ जो वित्त पोषण के लिए, उस घाटे के वित्त पोषण के लिए जो ऋण लेता है, उसे ही बेटा हम लेते हैं पब्लिक डेब्ट के अंतर्गत। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर आज भारत देश में मंदी छा गई है, अब मंदी मतलब आप जानते हो जैसे वर्ष 2008 की मंदी आपको पता होगा, या कोरोना काल आप ले लीजिए, बहुत सारे उत्पादन के क्षेत्र बंद हो चुके थे, पर क्या सरकार ने काम करना बंद कर दिया? नहीं, भारत सरकार ने बहुत सारी चीजें रियायती दरों पर आपको दिलवा रही, उस समय उसको रोजगार भी सृजन करना था। तो इन सब घाटे के बाद भारत सरकार पैसा देना चाहता है तो वो क्या करेगा? ऋण लेगा। उस सॉरी, उसे ही कहा जाता है लोक ऋण, या उसे ही कहा जाता है पब्लिक डेब्ट। तो अब इसके अंतर्गत कहां से आएगा, कौन कौन से आएगा? तो आंतरिक ऋण लेगा वो, आंतरिक ऋण, देश के अंदर से ऋण। लेकिन उससे बोला है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आप इसे कट करो। दूसरा वो बाहर से ऋण लेगा, लेकिन उसने बोला है कि कौन सा नहीं है, तो आप इसे भी कट करो, इसे भी कट कर दो। तृतीय बोल रहा है सार्वजनिक खाता तथा अन्य देयताएं। अब ये जो सार्वजनिक खाता तथा अन्य देयताएं हैं, ये हमारा आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि पब्लिक डेब्ट में कौन सा सम्मिलित नहीं होता, तो भारत सरकार यहां से ना ऋण लेता नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक खाता विशेष तौर पे जैसे कि उनके लिए जिनके लिए भारत सरकार देनदारी देना है उनको, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, जैसे कि पेंशन, जैसे कि एजुकेशन के लिए, रोड के लिए एक्सेट्रा, अगर उन्हें पैसे निकालने हैं तो वो यहाँ से निकालता है बेटा, सार्वजनिक खाता अन्य देता है। ये पब्लिक डेब्ट नहीं लिया जाएगा, इसमें पब्लिक डेब्ट के अंतर्गत ये नहीं आएगा। तो आपके पास क्या विकल्प आ गया? सी फॉर कैट, डी वाला तो ऐसे ही कट गया क्योंकि एक आंसर आपके पास आ गया। इज दिस क्लियर? चलिए लास्ट प्रश्न की ओर बढ़े उससे पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, ताकि फिर मैं आपके पास आज का अंतिम प्रश्न को समझा सकूं। अंतिम प्रश्न हमारा बहुत ही आसान है, चलिए अब हम इस पर बात करते हैं। क्या कह रहा है हमारा अंतिम प्रश्न? देखिए अंतिम प्रश्न ये कह रहा है
कि भारत में वित्तीय बाजार के विनियमन नियमन मतलब कि रेगुलेशन की बात चल रही है। वित्तीय बाजार के रेगुलेशन के लिए नियमन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। अब यहाँ पे देखो, एक तरफ संस्था दिया गया है, दूसरी तरफ आपके पास नियमन दिया गया है। नियमन मतलब कि किस क्षेत्र को वो रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, वो इस तरफ दिया गया है। किस क्षेत्र को नियंत्रित करता है और उसको कौन नियंत्रित करता है, वो संस्था इस तरफ दिया गया। जैसे कि यहाँ पे ईड़ा लिखा गया है। अब ईड़ा क्या है? ईड़ा, ईड़ा की अगर बात करें माय डियर, तो ईड़ा वह संस्था है जिसका फुल फॉर्म अगर मैं बोलूं तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब कि इसके नाम से क्लियर हो गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब को किसको नियंत्रित करेगा? बीमा क्षेत्र को, इंश्योरेंस वाले को। तो भैया बीमा क्षेत्र इसके सामने लिखा गया, तो ईडा तो बिल्कुल सही हो गया। ईडा क्या है? IRDA, समझाया? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ईडा। ठीक, ये सही हो गया। दूसरा बोल रहा है विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा का जो विनियमन करेगा, उसका रेगुलेशन करेगा, कंट्रोल करेगा कौन? फेमा। बिल्कुल बात सही है। तो फेमा क्या है भैया? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये भी बात बिल्कुल सही हो गया। तृतीय कह रहा है पूंजी बाजार, जहां पे कंपनियां रजिस्टर्ड होती है बेटा। इन सब को भी कंट्रोल कौन करता है? सेबी। सेबी मतलब कि SEBI, सेबी। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो कंट्रोल करता है। भाई ये भी सही हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है पेंशन निधि। ये फेरेडा लिखा है, हालांकि ये सही है पर आप इसको ऐसा नहीं समझ पाओगे, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। PFRDA, PFRDA, ये क्या है इसका फुल फॉर्म? फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो ये है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो पेंशन के क्षेत्र को कंट्रोल करता है। तो भाई हमारे तो चारों के चारों सही हैं। अब चारों सही हैं और हमको युग में सही सुमेलित करना था, तो देख लेते हमारा कोई एक ऐसा विकल्प है क्या जिसमें कि चारों सही आए। मतलब हमने आंसर बिल्कुल सही निकाला है। तो देखो बेटा आपके पास डी ऑप्शन दिखाई दे रही है उपरयुक्त। इज दिस क्लियर? तो ये था हमारा आज का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने आप सभी के सामने लाया। ऐसा ही एक और कल आपको बताया जाएगा जो हमारा अंतिम होगा इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। संभावित प्रश्नों को लेकर के मैं आऊंगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा, आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।